चीजें बांटना ही भारत में चुनावी राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि मुफ्त की चीजें सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी, राजनीतिक दल चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की चीजों की घोषणा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसे में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बात करने मौजूद है भाजपा नेता अविनाश ठाकरे। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। शुरुआत तो यही से करूंगा, लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद में अब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। विधानसभा चुनाव को लेकर काटोल विधानसभा से आप बीजेपी की सीट से अपने दावेदारी पेश कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? ऐसा है, काटोल विधानसभा में गत 25 सालों से हम लोग देख रहे हैं तो एक ही घराने की सत्ता रही है और वहाँ के जो लोग हैं उनकी अगर आय की हम बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ा है। इतना बड़ा ऑरेंज हब है जहाँ पर 10,000 टन का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पर सेग्रीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है या फिर ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी का सामना वहाँ के युवाओं को करना पड़ रहा है। कॉटन और सोयाबीन की फसल होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग अगर काटोल में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं रह रहे हैं। एक हम जिसको कहेंगे कि अगर उसके आजू बाजू के एरिया को हम लोग देखेंगे तो डेवलप्ड एरिया मिलता है, लेकिन काटोल में ना इंडस्ट्री है, ना अच्छी सुविधा है, ना इरिगेशन के सुविधा है। मतलब सब कुछ होने के बाद भी काटोल की जनता जो है वो जो डेवलपमेंट के आयाम है उससे दूर है, और यही वहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग वहाँ पर जनता से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तैयारी किस तरीके की शुरू है? कोई बड़े नेता का आश्वासन कि आप तैयारी में लगी है? देखिए, राजनीति का ये ऐसा दौर है जहाँ पर आखिरी समय तक किसी की भी जो टिकट है वो पॉलिटिकल पार्टी कंफर्म करती नहीं, लेकिन अगर हमको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर तैयारी करनी पड़ेगी, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा और लोगों का अपने बारे में अच्छा जनमत बनाना होगा, तब जाकर टिकट मिलेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि उसका जो उम्मीदवार है वो वहाँ पर जीते, और अगर कोई उम्मीदवार जीत सकता है तो उसको टिकट पॉलिटिकल पार्टियां देती है। इसलिए तैयारी करना हमारा काम है। अभी तक अब ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा करके या उनको बताकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो भी निर्णय होगा वो आखिरी समय पर होगा। अविनाश जी, आप नागपुर से बिलोंग करते हो, नागपुर से आते हो, महानगर पालिका में आपने बड़े बड़े पद में आसीन रहे हो। ऐसे में नागपुर छोड़कर काटोल जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है? ऐसा है कि 2018-19 में जब वहाँ के जो स्थानिक आमदार हैं वो वहाँ से अब छोड़ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके थे, और वो उन्होंने आमदार की भी छोड़ दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहाँ पर भेजा था संभालने के लिए, और मैं करीब वहाँ पर 1.5-2 साल काम किया हूँ। तो मुझे वहाँ की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का आकलन अच्छे से हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वहाँ पर चांस मिल जाएगा तो मैं उसको बदल सकता हूँ। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में काटोल विधानसभा को ला सकता हूँ, वहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकता हूँ। और मुझे बचपन से यही आदत है कि जहाँ पर एक हम लोग जिसे कहते हैं कि संघर्ष जहाँ पर हो या फिर टफ टारगेट जहाँ पर हो, वहाँ पर काम करने में मुझे हमेशा मजा आता है। तो काटोल जो है वो टफ टारगेट है, और टफ टारगेट में काम करेंगे तो सीखेंगे भी, टफ टारगेट में काम करेंगे तो हमारे खुद के अंदर भी बदलाव आएगा, और टफनेस जो है वो आदमी को और सुदृढ़ बनाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। शहर में बड़े बड़े नेता है जो भी कर रहे हैं, लेकिन काटोल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस मुझे चांस मिले तो क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर जाकर दिखा सकता हूँ। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं, उनके यदि आपको सीट बीजेपी देती है तो सीधा मुकाबला आप पर और उनके बीच में होगा। किस तरीके की टक्कर होंगी यदि आपको मौका मिलता है तो? मेरा ये मानना है कि जनता चुनावी इलेक्शन कैंपेन में, लोकशाही में जनता ये सर्वोपरि है, और जनता अगर किसी उम्मीदवार को चाहती है तो उसे चुनकर देती है, नहीं चाहती है तो उसको गिराती है। और आज की तारीख में मैं जो काटोल में महसूस कर रहा हूँ तो जनता वहाँ के जो एमएलए है उनके खिलाफ मुझे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से अगर मुझे उम्मीदवारी मिली तो बड़ी आसानी से जनता मुझे वहाँ से चुनकर देगी, क्योंकि जनता ने मेरा अनुभव लिया है। 1.5 साल में 18-19 में मैं जब वहाँ पर गया था
तो कई काश्तकार थे जिनको कर्जे की माफ़ी नहीं हुई थी, मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कर्ज माफ़ी, लेकिन उनको मिली नहीं थी, तो वो बैंकों में जाकर उनके केसेस मैंने सुलझाए। वहाँ पर कई जो बांधकाम कामगार थे उनको मैंने किट्स वहाँ पर जो है वो कैंप लगाकर किट्स भी दी। कई ऐसी पानधन रस्ते हैं जिसके लिए मैंने निधि उपलब्ध करा। इरिगेशन के लिए मैंने करीब 28 करोड़ रुपए का तब माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, बावनकुळे जी और देवेंद्र जी के माध्यम से वहाँ पर विकास काम जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट के लिए पैसा उपलब्ध कराया था। इंटरनल काम के लिए भी 8 से 9 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी 18-19 करोड़ के काम किए थे जो जनता के बीच में वहाँ पर रह चुका था। तो मेरी अच्छी पहचान है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन मैंने उस दौरान अच्छा खड़ा किया था, तो मेरी अच्छी वहाँ पर पहचान है, लोग मुझे जानते हैं। और गत 5 सालों से वहाँ के लोगों से मेरा संबंध बना है, वो आते जाते रहते अपने काम। नागपुर एक बड़ा शहर होने की वजह से ग्रामीण के हर आदमी को नागपुर सिटी में काम होता है। कलेक्टर ऑफिस है यहाँ पर, तहसील ऑफिस है, मेडिकल है, सारी की सारी जो व्यवस्था है वो शहर में होने की वजह से वो आते रहते थे, मिलते रहते थे। तो मेरे संबंध कई जगह पे तो पारिवारिक संबंध बने हुए, इसलिए मुझे लगता है कि जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है। और उसी विश्वास के सहारे मुझे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय मुझे कोई कठिनाई होगी। अविनाश जी, जिस तरीके से आशीष देशमुख जी ने कहा था कि काटोल से काकागिरी, सावनेर से दादागिरी और महाराष्ट्र से नानागिरी वो समाप्त करेंगे, अब वही जो काटोल की जो सीट है, क्या आप भी ये काकागिरी, नानागिरी और दादागिरी खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि जनता जो प्रतिनिधि चुनकर देती है वो प्रतिनिधि जनता के लिए काम करना चाहिए। और वहाँ पर जो आज की हालत है, आज की परिस्थिति है और परिवारवाद जो अभी चल रहा है वहाँ पर, एक ही परिवार के 2 लोग टिकट मांग रहे, पहले पिताजी लड़े थे, अभी फिर उनका बेटा लड़ने की कोशिश कर रहा। तो सामान्य जो इंसान है वहाँ की सामान्य जनता है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। मेरा प्रयास यही रहेगा कि वहाँ की सामान्य जनता के लिए मैं संघर्ष करूं। मुझे किसी को ख़त्म करने में कोई शौक नहीं है, राजनीति में कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है। और राजनीति जो है वो जनता के कहने पर चलती है, जनता के विचार से चलती है और जनता के सहमति से चलती है। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर पार्टी ने मुझे वहाँ पर उम्मीदवारी दी और जनता ने चुनकर दिया, तो जिस तरीके का काम मैंने नागपुर शहर में मेरे प्रभाग में किया है, उसी तरीके से मैं वहाँ पे जनता की जो समस्या है छुड़ाकर उनको एक अच्छी ज़िंदगी मुकर्रर कराऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना लाई है, लाडली बहन लाडला भाऊ योजना। विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि महज 1 या 2 महीने इसका लाभ मिलेगा, बाद में ये योजना बंद कर दी जाएंगी। आपको क्या लगता है और इसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? ऐसा है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करेंगे। और विपक्ष का ये जो आरोप है कि ये योजना 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इसमें विपक्ष डरा हुआ ये साफ नज़र आता है, क्योंकि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये योजना तह तक जा चुकी है, लोगों तक जा चुकी है, लोगों को बहुत पसंद आई है और लोग उसका लाभ लेने के लिए उत्सुक है। इसलिए गलत तरीके से प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डरा हुआ है। और उनका ये जो डर है वो उनके मन में है। उनको ये लग रहा है कि इसी योजना की वजह से वो चुनाव हार सकते हैं, लेकिन वो एक और विरोध करते वक्त दूसरी ओर भूल जाते कि जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर उन्होंने हमारी जो योजना, मोदी सरकार की योजना है, उन्हीं को लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार की जो योजना थी 2014 से 19, उनको भी लागू किया। ये विरोधक का काम है और उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता है। और ये विरोधकों को भी मालूम है कि जब बजट दिया जाता है, अंतरिम बजट, तो हर योजना के लिए पैसा उस कुछ पीरियड के लिए रहता है, फिर उसको कंटिन्यूएशन मिलता है। अगर वो ये कहते हैं कि हम लोग अगर बंद कर रहे, तो उनकी मंशा है कि उनकी सरकार आने के बाद वो बंद हो, ऐसे उनकी मंशा है, ऐसी उनकी इच्छा है और वो बंद करेंगे, ये उनको मालूम है, इसलिए वो इस तरीके का प्रचार करते हैं। यानी ये बंद करेंगे मतलब क्या वापस महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी? नहीं, उनको लगता है जी, उनको लगता है, उनकी मंशा है ये जी कि अगर उनकी सरकार आई तो वो ये योजना चलाने वाली नहीं, और उनके मन की बात जो है वो जुबान पर आ गई है और इसलिए वो हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। अविनाश जी, राजनीतिक दल कोई भी हो, मैं एक पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, जो चुनाव के दौरान जो पार्टी जो घोषणा पत्र बनाती है उसमें जो वादे लिखे होते हैं
कि हम जनता के लिए जो भी वादे लिखे रहते हैं कि हम जनहित को लेकर ये कार्य करेंगे, कितने वो अमल में लाए जाते हैं, कितने वो पूरे किए जाते हैं? देखिए, विरोधकों ने जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप महाराष्ट्र का निकाल कर देखिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप मोदी जी की सरकार का निकाल कर देखिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है वो हमने पूरा किया है और आने वाले समय में हम उसको निश्चित तौर पूरा करेंगे। वापस मैं काटोल विधानसभा की यदि बात करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, काटोल विधानसभा में मैं घूमता हूँ जी, तो इंसान का जन्म और इंसान का मृत्यु ये कालावधि जो है ना, वहाँ पर जो अगर कोई बालक का जन्म हुआ ना उसके लिए व्यवस्था है और मरे हुए आदमी के लिए स्मशान भूमि की भी व्यवस्था नहीं है। 25 साल अगर कोई वहाँ पर एक एमएलए रहता है, 25 साल अगर किसी के पास सत्ता रहती है, ना वो इंसान के जन्म की सुविधा निर्माण करता है वहाँ पर, ना वो उसके मृत्यु के पश्चात जो भी उसका क्रियाकर्म करना पड़ता है उसकी सुविधा उपलब्ध करता है, ना ही इन द बिटवीन का जो है कि उसके लिए रोजगार के साधन, अच्छे शिक्षा के साधन, अच्छे हेल्थ के साधन किसी की व्यवस्था नहीं करता। इसमें उसका अपयश है। और निश्चित तौर पर हमारे पास प्लान है, इंडस्ट्रियल सेटअप करने का प्लान है, वहाँ पर हमारे पास में रोजगार निर्मित का प्लान है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध करने का प्लान है, जो हमने नागपुर शहर में इम्प्लीमेंट किया है। और काटोल भी एक विधानसभा है, जो नागपुर शहर में हो सकता है वो काटोल में भी हो सकता है। हमारा तजुर्बा है, हम कारपोरेशन के माध्यम से अभी करते थे, इसके बाद गवर्नमेंट के माध्यम से करेंगे। हमारे पास प्लान है, हम निश्चित तौर पर वहाँ पर वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अविनाश जी, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवाड़े को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।